हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो CTET 2024 जिसका आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए जो आपकी तैयारी मैं कल कराई थी EVS की मैराथन क्लास, जिसमें आपके पेपर फर्स्ट के लिए जो EVS थी उसकी कंप्लीट मैराथन क्लास करवा दी थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं SST की मैराथन क्लास, एक ऐसी मैराथन क्लास जो कि आपकी पूरी तरह से NCERT बेस्ड है। जो प्रीवियस ईयर में NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो जो ये मैराथन क्लास है इसमें आपकी NCERT की जियोग्राफी पूरी कंप्लीट है। जो भी आपकी 6th, 7th और 8th की NCERT है उनसे ही सारे टॉपिक निकाले गए हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो SST की मैराथन क्लास पेपर सेकंड वाले जिन्होंने 6 to 8 के लिए SST यानी कि सोशल स्टडीज़ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली क्लास है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर 1 है यानी टॉपिक 1 है उससे स्टार्ट करने वाले हैं भीमबेटका के बारे में। यानी भीमबेटका से हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है भीमबेटका एक पुरापाषाणिक काल की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। जो भीमबेटका है ये एक प्रकार से पुरापाषाणिक मानी जाती है, यानी कि पुरापाषाणिक मानी जाती है। ये एक पुरापाषाणिक पहाड़ी मानी जाती है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो जो भीमबेटका है ये MP के अंदर स्थित है। इस पे ये मुख्य रूप से जिन चीज़ों के लिए फेमस है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये शैल चित्रों के लिए फेमस है। तो जो भीमबेटका है ये अपनी शैल चित्रकारी के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, शैल चित्रकारी के लिए जो भीमबेटका है ये फेमस है। उसके बाद है भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। जो भीमबेटका है इसे यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर के रूप में अपनी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका क्या मतलब होता है और इससे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों में भाषा के आधार पर अलग होने वाले राज्यों के लिए एक आयोग बनाया गया। यानी कि उस समय क्या होता था कि जो राज्य हैं उन लोगों की ये मांग रहती थी कि जैसे हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी जो लैंग्वेज है वो सभी डिफरेंट लैंग्वेज है, उसके होने के कारण हमारा एक नया राज्य बनाया जाए। जिस राज्य को अलग करने का आधार क्या हो, उसे अलग करने का आधार लैंग्वेज हो। यानी कि इसको जो अलग करने का आधार हो इसको लैंग्वेज बनाया गया, यानी कि भाषा को बनाया गया। तो जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना गया क्योंकि यह लोग भाषा के आधार पर राज्य निर्माण के खिलाफ थे। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो भाषा के आधार पर जो राज्य थे वो अलग होते जा रहे थे, तो इनके खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया, 1953 में आंध्र प्रदेश जब भारत से भाषा के आधार पर, यानी जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर अलग हो गया, उसके बाद अन्य राज्यों ने भी क्या किया, भाषा के आधार पर अपना एक अलग राज्य बनाने की मांग की। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन सभी लोगों के प्रयास से क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण क्यों किया गया कि जो और देश थे, जैसे आंध्र प्रदेश जब भाषा के आधार पर अलग हो गया, एक अलग राज्य बन गया, उसी प्रकार से जो अन्य राज्य थे वो भी लैंग्वेज के आधार पर, जहां पर लैंग्वेज चेंज बोली जाती थी, तो लैंग्वेज के आधार पर अपना एक नया राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। और जो आंध्र प्रदेश था वो भाषा के आधार पर कब अलग हुआ था, तो 1953 ईस्वी में अलग हुआ था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन लोगों के अथक प्रयासों के बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया कि अब कोई भी राज्य इसके बाद में भाषा के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा, यानी भाषा के आधार पर एक नया राज्य नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। NCERT में जो फैक्ट दिए गए हैं उनमें सौर मंडल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सौर मंडल ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का एक संग्रह है। यानी कि ऐसा एक मंडल जिसमें सौर मंडल है जिसको बोला जाता है, उसमें ग्रह होते हैं, चंद्रमा होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं। इन सभी के जब संग्रह से, यानी तारे हैं, सूर्य के चक्कर चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह हैं, ये सारे ग्रह इत्यादि चीजों से मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। तो जो हमारे सौर मंडल है उनमें क्या मुख्य रूप से पूछा जाता है कि पूरे हमारे जो सौर मंडल है उसमें कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में जितने जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं।
तो सौरमंडल में सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर ग्रहों को देखा जाए तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह माना जाता है वो बुध ग्रह माना जाता है। कौन सा ग्रह माना जाता है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य के जस्ट बाद में ये कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, उसके बाद है शुक्र ग्रह, उसके बाद है हमारी पृथ्वी जिसे नीला ग्रह बोला जाता है, उसके बाद है मंगल ग्रह, उसके बाद है बृहस्पति जिसे सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है, उसके बाद है शनि और उसके बाद है अरुण और उसके बाद है वरुण। यानी ये जो सारे ग्रह हैं ये क्या किए गए हैं? एक प्रकार से दूरी के आधार पर जो इनका क्रम है वो किया गया है और इन्हीं ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र पट्टी भी पाई जाती है। इससे जो आंतरिक जो जितने भी ग्रह होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें पार्थिव ग्रह बोला जाता है। इन्हें कैसा ग्रह बोला जाता है? पार्थिव ग्रह बोला जाता है। और जो इस पट्टी के बाहर के ग्रह हैं, यानी कि ये एक प्रकार से पट्टी पाई जाती है, 4 ग्रह इसमें अंदर हो जाते हैं और 4 ग्रह बाहर हो जाते हैं और उनके बीच में जो पट्टी पाई जाती है, जो ये पट्टी है, इस पट्टी के जो बाहर के ग्रह हैं इन्हें गैसीय ग्रह बोला जाता है। कैसे ग्रह बोला जाता है? गैसीय ग्रह बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। इसके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। इसमें चुंबक क्षेत्र होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। जो बुध ग्रह है इसका जो क्षेत्र है वो एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। कितने दिनों में पूरी कर लेता है? 88 दिन में पूरी कर लेता है। कितने दिनों में पूरी करता है? 88 दिन में। उसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। इसे शाम का तारा, सुबह का तारा कहा जाता है। इसे सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है। जो शुक्र ग्रह है इसी को सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी बोला जाता है। ये सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। जो शुक्र ग्रह है ये क्या होता है? सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है और शाम के समय में पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जो शुक्र ग्रह है इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो जो हमारी पृथ्वी है ये एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जो पृथ्वी है इस पर एक प्रकार से जीवन पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। उसके बाद ये एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर जो उसकी घूर्णन गति होती है, इस गति के कारण यानी घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी पर अगर क्वेश्चन आता है कि जो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं वो किस कारण होते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी की अधिकता के कारण यानी पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता है इसलिए इसे नीला ग्रह बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो इसे लाल ग्रह बोला जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो मंगल ग्रह है उसका लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये अपनी दूरी का चक्कर यानी जो ग्रह है ये अपनी धुरी का चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है। यानी कि जो मंगल ग्रह है ये अपने अक्ष पर जब घूमता है तो 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है। इसके 2 उपग्रह हैं जिन्हें फीमोस और डीमोस बोला जाता है। जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फीमोस और डीमोस। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो जो बृहस्पति ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जो बृहस्पति ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपना चक्कर पूरा करने में 10 घंटे का समय लगाता है। और जो बृहस्पति ग्रह है इसी को पीला ग्रह बोला जाता है और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। उसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। कौन सा है? शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इस ग्रह में वलय पाए जाते हैं यानी कि जो ये पट्टी सी दिखाई पड़ रही है तो कौन से ग्रह में वलयदार, कौन से ग्रह को वलयदार ग्रह बोला जाता है? तो शनि को वलयदार ग्रह बोला जाता है।
उसके बाद बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। तो ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है। जो अरुण ग्रह है ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में। तो ये जो वरुण ग्रह है इसका रंग कैसा होता है? तो वरुण ग्रह का रंग हरा होता है और इसके चारों ओर जो मीथेन है उसके बादल छाए रहते हैं। किसके बादल छाए रहते हैं? वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन के बादल छाए रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं उपसौर और अपसौर के बारे में। कब उपसौर होता है और कब अपसौर की घटना होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमा की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। जिस कक्षा में सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है, यानी कि जिस कक्षा में जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्ताकार आकार में होकर करती है। अतः 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। तो 3 जनवरी के दिन कौन सी घटना हो जाती है? उसे उपसौर बोला जाता है। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और यह घटना कब होती है? ये घटना होती है 4 जुलाई के दिन। और तो इस घटना को क्या बोला जाता है? अपसौर बोला जाता है। उपसौर 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है और जो अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है। इस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विषुव के बारे में। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो दोनों गोलार्धों पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा पर जब एकदम सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, तो इस पे क्या होता है? दिन और रात बराबर हो जाते हैं, जिसे विषुव कहा जाता है। तो ये कब होता है? 21 मार्च को बसंत ऋतु में और 23 सितंबर को शरद ऋतु में दिन और रात बराबर होते हैं, यानी उस दिन विषुव की घटना होती है। उसके बाद बात करते हैं सौर दिवस के बारे में, सोलर डे के बारे में। जब सूर्य को गतिशील मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तो क्या होता है? उस दिन सौर दिवस होता है। तो इसकी अवधि कितनी होती है? सौर दिवस की, एक सौर दिवस की जो अवधि होती है वो पूरी तरह से 24 घंटे की होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं लीप वर्ष के बारे में। तो जैसे जो लीप ईयर है उसके बारे में हम लोग को पता ही है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर में लगभग 6 घंटे बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? हर साल जो हमारा कैलेंडर है उसमें 6 घंटे बढ़ जाते हैं। तो हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर इसे समायोजित कर दिया जाता है। लीप वर्ष में क्या होता है? जो फरवरी का महीना होता है वो 28 की जगह 29 दिन का हो जाता है और हर चौथे ईयर को लीप ईयर बोला जाता है। उसकी नेक्स्ट बात करते हैं ओस के बारे में, ड्यू के बारे में कि ओस किसे कहा जाता है। तो हवा का जल वाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुओं, घास, पत्तियां आदि पर जमा हो जाता है तो उसे ओस कहा जाता है। यानी कि जो धरातल पर जो छोटी छोटी वस्तुएं पड़ी होती हैं उन पर जब बूंदों के रूप में, यानी एक प्रकार से बूंदों के आकार में जो पानी है, जो जलवाष्प है, वो उनके ऊपर छा जाती है तो क्या होता है? ओस होता है। उसी जगह जब जो तुषार या पाला होता है, इसमें क्या होता है? ये हिमांक से नीचे होता है। जब जमीन पर पड़ी हुई, धरातल पर पड़ी हुई वस्तुएं जब बर्फ का रूप ले लेती हैं, हिम का रूप ले लेती हैं और उन पर जो कोहरा की तरह छा जाता है, जो तुषार, उसे तुषार या पाला बोला जाता है, जो एक प्रकार से बर्फ की तरह जम जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं बर्फ पड़ रही है, उस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल की संरचना का संबंध 20वीं शताब्दी के विशेष अध्ययन से किया गया है। तो इसमें वायुमंडल, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है वो संपूर्ण कितनी लेयर्स में बटा हुआ है और हमारे वायुमंडल का निर्माण किस किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जितने भी फैक्ट हैं ये आपकी NCERT 6 to 8 की जो बुक्स हैं NCERT वाली, उनमें दिए गए हैं। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें लगभग 5 परतें पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है वो 5 परतों से मिलकर हुआ है। कौन कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। उन 5 परतों के नाम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, इन सभी से मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जहां पर हम रह रहे हैं। और जो हमारे ऊपर आकाश है उसके ऊपर जो जितनी भी चीजें, पूरा जो हमारा संपूर्ण वायुमंडल है, ये इन्हीं 5 लेयर्स में डिवाइड है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फियर के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का भार संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है।
यानी कि जो क्षोभ मंडल है वो हमारी संपूर्ण पृथ्वी के 15% पार्ट पर है, जिसे क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई यानी कि जो धरातल है इससे लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक मानी जाती है। जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी के धरातल से लेके 10 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। इस मंडल को ही परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, यानी कि जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे ओस है, आंधी है, तूफान है, पाला है, और ये जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किस पर होती हैं? क्षोभ मंडल पर होती हैं। उसके बाद बात करते हैं समताप मंडल की। तो क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो समताप मंडल है वो फैला हुआ है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को भी इसी में समाहित कर लेते हैं, यानी कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत का क्या कार्य होता है? जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, जिनसे हमारी त्वचा पर एक प्रकार से कैंसर हो जाता है, उन सभी से हमारी रक्षा करती हैं। तो जो ओजोन लेयर है वो आधी मध्य मंडल में है, आधी समताप मंडल में है। तो कुछ विद्वान इसे ओजोन मंडल को, यानी कि जो ओजोन की परत है, इसे भी समताप मंडल में ही मानकर चलते हैं, क्योंकि जो समताप मंडल जहां से खत्म होता है और जहां से मध्य मंडल स्टार्ट होता है, ओजोन परत उस पार्ट में है। उसके बाद है इस मंडल में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और समताप रेखाएं समानांतर न होकर लंबवत होती हैं। यह जो मंडल होता है ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, इसीलिए वायुयान चालकों के लिए ये उत्तम होता है। तो जो वायुयान वगैरह हैं ये समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इस मंडल में कोई भी मौसम से संबंधित घटना नहीं होती है, यानी कि आंधी, तूफान, बारिश, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में। तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है। इसकी तापमान की ऊंचाई के साथ में इसमें क्या होता रहता है? इसके तापमान में ह्रास होता रहता है, कमी आती जाती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यानी जो मध्य मंडल में जितनी ज्यादा हम ऊपर जाते जाएंगे तापमान उतना कम होता जाएगा। जब हम 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो इसमें जो तापमान है वो -80 डिग्री तक हो जाता है। इसकी न्यूनतम तापमान की सीमा को मीजोपास कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं आयन मंडल के बारे में, यानी 4th लेयर के बारे में, आयन मंडल के बारे में। तो जो आयन मंडल है ये धरातल से लगभग 80 से 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव होता है। यहाँ पर परावैंगनी किरणें, फोटोस यानी यूवी फोटोस और उच्च वेगीय किरणों के द्वारा लगातार प्रहार होने के कारण ये गैसों का, यानी कि एक प्रकार से आयनोजीसन हो जाता है। उसके बाद आकाश में नीलवर्ण, सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति तथा उल्काओं की चमक और ब्रह्मांड की किरणें उपस्थित रहती हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट वगैरह हैं, जो उल्का पिंड वगैरह हैं, ये सारी जो घटनाएं होती है ये किस में होती हैं? आयन मंडल के अंदर होती हैं। जैसे कि जो सैटेलाइट्स हमारे स्थापित किए जाते हैं वो सारे किसमें किए जाते हैं? आयन मंडल में किए जाते हैं। उसके बाद जो उल्का पिंड है वो लगभग आके आयन मंडल में ही आके जल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बहिर्मंडल के बारे में। तो जो एक्सोस्फीयर होता है ये सामान्यतः 600 किलोमीटर ऊपर का बाहरी मंडल के विस्तार पर पाया जाता है। यानी धरातल से 600 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी पार्ट होता है सभी को बहिर्मंडल बोला जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों की प्रधानता होती है। जो आयन मंडल है इसी पर हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों की प्रधानता मानी जाती है। अद्यतन शोधों के अनुसार यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन अलग अलग परतें भी होती है। यानी यहाँ पर लगभग गैसों का एक प्रकार से मिश्रण पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस दिन सूर्य ग्रहण होता है और किस दिन चंद्र ग्रहण होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसको ध्यान रखना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस दिन क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। यह घटना किस दिन होती है? अमावस्या के दिन होती है। तो जो सूर्य ग्रहण है वो कब पड़ता है? अमावस्या के दिन पड़ता है। उसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। और जो चंद्र ग्रहण की घटना है वो कब होती है? तो चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? पूर्णिमा के दिन। यानी कि जो सूर्य और चंद्रमा है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा के दिन में। उसके बाद बात करते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब किसे कहते हैं? तो ये पृथ्वी का एक प्रकार से काल्पनिक नमूना माना जाता है। एक प्रकार से इसे पृथ्वी का आकार दे दिया जाता है। ये पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यही हमें बताता है कि जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है वो किस प्रकार की है, उस पर क्या क्या चीजें हैं,
किस किस चीज़ों के बारे में किस प्रकार से मेंशन किया है, किस जगह पर कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन सी किरण लंबवत पड़ती है, कहाँ पर नदियाँ, पहाड़, महासागर, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसे घुमाया जा सकता है, यानी कि ये अपनी जगह पे स्थिर नहीं रह सकता। जो ग्लोब है इसे एक प्रकार से जैसे हम लोग राउंड राउंड घुमा देते हैं, तो ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। ग्लोब को घुमाया जा सकता है, ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। इस पर नदी, द्वीप, देश, महाद्वीपों को दर्शाया जाता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। तो इसे क्या बोला जाता है? ग्लोब बोला जाता है। इसे पृथ्वी का काल्पनिक नमूना भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है? तो इसकी एक सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रिक है। जैसे हम लोग इस ट्रिक से ज्यादातर लोग याद करते हैं मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक के द्वारा भी इसे याद कर सकते हैं। तो जैसे मी यानी जो कर्क रेखा है ये लगभग 8 देशों से होकर गुजरती है। तो माँ से देखते हैं, माँ से मिजोरम, त्र से देखते हैं त्रिपुरा, प से देखते हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद है रा से राजस्थान, ग से गुजरात, उसके बाद है मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड, झार से झारखंड। तो जो हमारी कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे ये कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस सभी में कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं? तो जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये सारे राज्य कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होते हुए गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मानचित्र के बारे में। जो मानचित्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किसे कौन सा मानचित्र बोला जाता है? अगर पूछा जाता है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं तो एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है। जो मानचित्र है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला मानचित्र होता है भौतिक मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र होता है इस पर पर्वत, पठार, जंगल, मैदान और समुद्र को दर्शाया जाता है। ये हमारा भौतिक मानचित्र है। और भौतिक मानचित्र में क्या क्या चीजें दर्शाई जाती हैं? पर्वतों के बारे में, पठार, जंगल, मैदान, समुद्र, इन सभी चीजों के बारे में कौन से मानचित्र में बताया जाता है? भौतिक मानचित्र में बताया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र। जो राजनीतिक मानचित्र होता है, जो दूसरा मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र में गांव, नगर, राज्य, देश, इसकी सीमाएं और इनकी विशेषताओं को दर्शाया जाता है। तो इसे कौन सा मानचित्र बोला जाता है? राजनीतिक मानचित्र बोला जाता है, जिसमें आपकी गांव, नगर, राज्य, देश, इनकी सीमा, कौन से देश की सीमा किससे टच हो रही, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र, जिसे तीसरा मानचित्र बोला जाता है। किसी एक विशेषता को विस्तृत रूप से दर्शाया जाता है, जैसे कि वर्षा को, जंगल को, सड़क को, जनसंख्या इत्यादि चीजें ये किस में दर्शाई जाती हैं? थीमेटिक मानचित्र में दर्शाई जाती हैं। ऐसा आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में बताया गया है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे एनसीईआरटी की बुक से ही लिए गए हैं, उन्हीं से रिलेट करते हुए आपको बताए जा रहे हैं। आई होप ये जितनी भी क्लासेस में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप कौन से होते हैं? महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीप सागर तल की एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठे हुए पृथ्वी के क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग को कहा जाता है। यहाँ पर द्वीपों से केवल आकार में ही भिन्न नहीं होते। जो ये महाद्वीप होते हैं ये द्वीपों से केवल आकार में ही भिन्न नहीं होते। इनके अंतर्गत सागर निहित लगभग 600 फुट तक के महाद्वीपीय अग्रतट भूमि तथा महाद्वीपीय मग्र ढाल भी सम्मिलित किया जाता है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। यानी जो महाद्वीप हैं ये हर प्रकार से, हर चीज से अलग होते हैं। समुद्र से अलग होते हैं, द्वीपों से अलग होते हैं, नदियों से अलग होते हैं। महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है। कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं? तो सबसे पहला जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, इसे सबसे बड़ा महाद्वीप बोला जाता है। उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 महाद्वीपों की संख्या है जो कि आपके एनसीईआरटी में बताई गई है। महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। जैसे ये अलग अलग प्रकार के महाद्वीप है। ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है और उसके बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो टोटल आपके महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। और सबसे लास्ट में आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद बात करते हैं महासागर के बारे में कि महासागरों की कुल कितनी संख्या है। तो कुल संख्या जो महासागर है वो हमारे 5 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला महासागर है वो है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर और चौथा है हिंद महासागर और उसके बाद है आपका अंटार्कटिका महासागर। तो महासागरों की संख्या कुल कितनी है? 5 महासागर है।
उसके बाद बात करते हैं पर्वत और पहाड़ के बारे में। तो जो पर्वत और पहाड़ है वो किसे कहा जाता है और कौन कौन से पर्वत और पहाड़ होते हैं। तो पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा जो ज्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे पर्वत या पठार बोला जाता है। तो पर्वत या पठार में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बलित या मोड़दार पर्वत, जिन्हें फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। तो पृथ्वी की विवर्तनिकी शक्तियां जैसे दबाव, संपीड़न, उभार आदि के कारण चट्टानों के स्तर में व्यापक मूल्यांकन के विकास होने से पर्वत से 30 मिलियन वर्ष पूर्व ये बने होते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी बलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यानी जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ये क्या होते हैं, एक प्रकार से जो विवर्तनिकी यानी एक प्लेट से जब दूसरी प्लेट टकराती हुई जब उनके ऊपर ऊंचा नीचा उठा हुआ जो भार हो जाता है उसे एक प्रकार से आपका बलित या फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो एंडीज की पर्वत श्रृंखला है उसे एक प्रकार से बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। जैसे कि जो हमारा हिमालय है, जैसे आल्प्स पर्वत है, रॉकी है, एंडीज है, ये सारे कैसे माउंटेन हैं, बलित या मोड़दार माउंटेन यानी बोले जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भ्रंशोत माउंटेन कौन से होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं। तो धरातलीय भागों पर दरारें या भ्रंश पड़ने से जिन धरातलों का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है, यानी कि जो इनमें दरारें पड़ती हैं तो कुछ भाग ऐसा होता है जो ऊपर उठ जाता है और कुछ बहुत नीचे की ओर धंस जाता है फिर ऊपर, तो इन्हें कैसे पर्वत बोला जाता है, भ्रंशोत पर्वत यानी कि एक प्रकार से ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। इनका कौन कौन से उदाहरण है, ये कौन कौन से हैं, जैसे बॉसजेस है, उसके बाद है आपकी विंध्याचल या सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, इन्हें कैसा पर्वत बोला जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं। तो इस पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाली मिट्टी, लावा आदि के पदार्थों के जमाव से होते हैं। यानी जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनके बाद में जो मिट्टी और लावा जो उनमें से निकलता है, जब उनके द्वारा कोई एक पर्वत या पहाड़ का रूप ले लेता है तो उन्हें उन्हीं लावा और उन्हीं से निकली हुई मिट्टियां आदि से जिन चीजों का निर्माण होता है उन्हें एक प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत बोला जाता है। इस पर्वत की आकृति शंकुनुमा होती है। इसके सबसे ऊपरी भाग में कीपी नुमा गाढ़ा होता है जो क्रेटर कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो जैसे माउंट फ्यूजिमा है, विसुवियस है, चिम्बेरोराजो है, कोटोपेक्सी है, चिली और अकांगुआ है, ये सारे कैसे माउंटेन माने जाते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपशिष्ट पर्वत किन्हें बोला जाता है। तो अपक्षायन या अपर्दन के कारण जैसे नदी आदि के द्वारा जो अपघटित पर्वत हैं अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। यानी कि जो नदियां होती हैं ये सारी जो अपने साथ में चीजें बहाकर लेके आती हैं और जब वो एक जगह इकट्ठा होकर एक प्रकार से धीरे धीरे पर्वत का रूप ले लेते हैं तो उन्हें अपशिष्ट जो पर्वत होते हैं वो बोला जाता है। जैसे कि जो विंध्याचल की पहाड़ी है, अरावली है, सतपुड़ा है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यानी इनके द्वारा बहाई गई मिट्टी इत्यादि से इनका निर्माण हुआ है। पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, जो ये आपके सारे इंडिया के अंदर जो स्थित है, ये सारे किस चीज के पार्ट बोले जाते हैं, अपशिष्ट पर्वत बोले जाते हैं। तो आज के लिए हमारी एनसीईआरटी बेस्ड जो आपकी जियोग्राफी का टॉपिक है वो आपकी एसएसटी में लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो एसएसटी की मैराथन क्लास में आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।